अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ एटी में हूं आपके साथ मौजूद अली राना। नाज़रीन, फास्ट न्यूज़ एटी की तारीख में हमने बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, मगर आज का इंटरव्यू ना सिर्फ फास्ट न्यूज़ एटी के लिए बल्कि मेरे लिए बहुत ही खास इंटरव्यू है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनकी तहरीर लोग पढ़ना पसंद करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रोड के प्रिंसिपल सर काशिफ सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हम आपके पास हाजिर हुए हैं कॉलेज की तारीख जो है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो साबका स्टूडेंट भी हैं, कुछ मौजूदा स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिनको इस कॉलेज की तारीख का पता नहीं है कि ये कॉलेज बनने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए हम आज आपसे जानने के लिए हाजिर हुए। आप बताइएगा कि ये कॉलेज कब बना था और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब ये कॉलेज बना था। इस कॉलेज का मौसम सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है वो 2008 में, जब शायद एमपी साहब में वो जब सिलेक्ट हुए तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, और 2009 में इस कॉलेज को का बनना जो शुरू हुआ था। 3 साल का अर्सा लगा, 2012 में ये कम्प्लीट हुआ, 13 में जो फाइनल टच का रहता था, और 15 अगस्त 2014 को इसका बाकायदा इफ्ताह हुआ। और इफ्ताह में बंदा नाचीज़ जो है वो खुद इसमें शामिल था। मेरे साथ फूटाबाद से हनीफ ज़फ़र साहब आए थे। हमने अपने हाथ से इस कॉलेज को स्टार्ट किया, और जब कॉलेज को स्टार्ट किया तो उस वक्त इसकी जो तादाद थी वो तकरीबन 70 स्टूडेंट्स थी। उसके बाद से अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद जो 450 के करीब भी जा चुकी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आएँ। तो सर आपने तभी से 2014 से ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए थे या फिर आपने बाद में ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने 2014 में ज्वाइन कर लिया था। अक्टूबर 2014 में मैं यहाँ पे आ गया था, और तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज को सर्व करने का, इस इलाके को सर्व करने का शरफ मुझे मिला हुआ है। अल्लाह की ने ये ज़िम्मेदारी दी हुई है, और कोशिश कर रहा हूँ कि इस ज़िम्मेदारी के साथ आसान तरीके से अपने बेहतर अंदाज में इसको पूरा कर सकूँ। तो सर ये बताइए कि पहले प्रिंसिपल कौन थे जब ये कॉलेज मार्च में आया था? तो हाँ जी, पहले जो प्रिंसिपल थे वो डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेज है इश्तियाक चीमा साहब, वो थे सबसे पहले यहाँ पे आए एज अ डीडीओ। उन्होंने इसको ऑप्ट किया था कॉलेज में। 2 साल तक वो डीडीओ रहे हैं कॉलेज के। और इसके नाम में हनीफ ज़फ़र साहब जो थे, जोग्राफी के प्रोफेसर थे, उनके पास ये जिम्मेदारियाँ एज अ प्रिंसिपल रही हैं 2016 तक। आई थिंक 2017 31/5/2017 तक उनके पास जिम्मेदारियाँ रही हैं। उसके बाद फिर 2 साल के लिए असगर अली भुट्टा साहब फूटाबाद के प्रोफेसर थे तारीख के, वो जहाँ पे 2 साल तक गालिबन 2019 तक वो डीडीओ रहे हैं। और इसी नाम में बंदा नाजीज़ को मौका मिला वाइस प्रिंसिपलशिप का। वाइस प्रिंसिपलशिप की यहाँ पे स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में बताया है, बेहतर बता सकते हैं किन मुश्किलात से हम लोग गुजरे हैं, और आज भी वो मुश्किलात जो भी दूर हैं। तो सर जब कोई इदारा नया मतलब मार्केट ग्रुप में आता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत साल लग जाते हैं उसे फेम हासिल करने में। तो बताइए कि इस गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरोड़ को फेम हासिल करने में कितना टाइम लग गया था जब ये बना? हाँ, ये तो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम गेनिंग प्रोसेस है। ये 2014 में हम लोगों ने शुरू किया 70 स्टूडेंट्स के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टूडेंट्स बढ़ना शुरू हुए। इसकी मेन वजह ये थी कि कॉलेज चूँकि ये नया बना था 2014 में, अगर करीब देखा जाए तो जो नियरेस्ट कॉलेज था वो उस्मान में था, 65 किलोमीटर के फासले पे था। और उसके बाद जो दूसरा कॉलेज था वो फूटाबाद था, जो 55 किलोमीटर के फासले पे था। तो यहाँ पे इस मरोड़ वाले इलाके में कॉलेज की शदीद ज़रूरत थी। स्टूडेंट्स को या तो फिर जाना पड़ता था उस्मान में या बहावलपुर में, या फूटाबाद जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ इस इलाके के अगर हम लोगों को देखें तो इनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को या फूटाबाद भेजें या बहावलपुर या उस्मान भेजें। तो जैसे ही ये कॉलेज बना तो लोगों ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे इलाके में एक ऐसा जो है वो इदारा बना है जहाँ से हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकते हैं, या कम से कम हम ADP तक तो जब BA तक तो हम तालीम दिलवा सकते हैं। तो लोगों का भी शौक़ और बलबला देखने वाला था उस दौरान, और हम लोगों ने भी भरपूर कोशिश की कि इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चुगनी इसकी तरक्की में हम अपना रोल प्ले कर सकें। तो एडवर्टीजमेंट हमारे स्टूडेंट्स की थे सही माने में। तो कॉलेज में हमेशा से फंड्स का मामला रहा है, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, और आज भी यही सूरत हाल है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एडवर्टीज़मेंट के हवाले से अपने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करें कि जो यहाँ से पढ़ के गए हैं वही अपने इदारे की पहचान हुआ करते हैं, और वही हमारे पब्लिक।
सर ये बताइएगा कि एडीपी क्लासेस शुरू से ही मतलब थी या फिर ये बाद में ही पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर क्लास 2014 में जब ये कॉलेज शुरू हुआ तो उस वक्त इसमें सिर्फ 2 क्लासेस थी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। एडीपी या बीए जो है वो 2019 में जब मैंने चार्ज संभाला एज अ प्रिंसिपल तो कोशिश की कि इस कॉलेज को बीए की क्लासेस भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट में डिग्री से शुरू हुआ था। पहले इसका नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मरोड़ था, बाद में जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए और इसको एसोसिएट कॉलेज का दर्जा दे दिया। जो एडीपी प्रोग्राम है एक्चुअली ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं और ये जो मॉडल है ये अमेरिका का है। हमारे यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम हुआ करता था 4th ईयर एजुकेशन के बाद वो बीए या बीएससी हुआ करती थी या बीकॉम हुआ करता था। अब ये नॉमेनक्लेचर भी बदल गया है, अब उसे एडीपी साइंस कहा जाता है, एडीपी आर्ट्स कहा जाता है, एडीपी कॉमर्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कि अमेरिकन सिस्टम की तो उसमें सिर्फ एडी प्रोग्राम होता है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। उसमें कोई बच्चा साइंस की तरफ जाना चाहे वो साइंस मज़ामीन ऑप्ट कर लेता है, कोई आर्ट्स की तरफ जाना चाहे तो वो आर्ट्स मज़ामीन ऑप्ट कर लेता है, या अगर वो बिज़नेस की तरफ जाना चाहे, कॉमर्स की तरफ जाना चाहे तो कॉमर्स के उसको ऑप्ट कर लेता है। लेकिन सही माने में एडीपी जो प्रोग्राम है वो 2019 में शुरू हुआ इस कॉलेज में। लेकिन बंदा नतीज ने इसके लिए कोशिश की और अलहमदिल्ला जो यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन हुआ। तो सर अभी एडीपी क्लासेस के कितने स्टूडेंट मतलब जो यहाँ पे पढ़ते हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो हमारे पास राउंड अबाउट 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं एडीपी क्लास में। इसमें कुछ 4th सेमेस्टर में है, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, कुछ 2nd सेमेस्टर में। सर आपने प्रिंसिपल का ऑर्डर संभालने से पहले कौन से सब्जेक्ट के आप लेक्चरर थे? मैं शुरू से मैंने जब ट्रेनिंग की थी 2012 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटाबास में, तो एज अ इंग्लिश लेक्चरर मेरी सिलेक्शन हुई थी। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश रहा है और जब यहाँ से मैं आया हूँ पढ़ाता भी रहा हूँ, अब भी मुझे लग रहा है जिस तरह टीचर की कमी है तो मुझे खुद भी पढ़ाना पड़ेगा और पहले भी पढ़ाता रहा हूँ। तो पढ़ाना जो है ये तो वैसे मेरा पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से स्टूडेंट्स हैं और जो हम लोगों ने बीज बोए थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तनावर दरख्त बन चुके हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर प्रिंसिपल बनने के लिए आपने कोई मतलब इंटरव्यू दिया था या फिर आप ऐसे अपॉइंट हो गए तो मतलब कोई टेस्ट देना पड़ता है या फिर क्या? इसमें बेटा ये होता है कि जब आप प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन देते हो तो एक पैनल बनता है। पैनल सिलेक्शन ये होती है कि उसी कॉलेज के 3 या 4 लोगों का पैनल बनता है, उसमें फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस में या कोई भी वो ऑफिस रख लेते हैं। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस वक्त राके यासर हमायूं जो कि मिनिस्टर थे हायर एजुकेशन के वो थे और उनके हाथ में डेप्टी सेक्रेटरी वगैरह एक पैनल बना हुआ था। उस पैनल में इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के बाद मेरी सिलेक्शन एज अ प्रिंसिपल हुई थी। सर कोटाबास छोड़कर मरोड़ आने का फैसला आपने क्यों किया? ये सवाल बेटा मुझसे अक्सर लोग करते रहते हैं कि सर लोग जो हैं वो हायर सिटीज़ की तरफ जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, आपने मरोड़ को क्यों चूज़ किया? तो इसकी रीज़न बेटा ये है कि 2012 के स्टार्ट में अप्रैल 2012 में मेरी एसएसटी की तौर पे सिलेक्शन हुई थी 319 वाले हाई स्कूल में और 1 साल 1.5 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाया था और मैं बड़े अच्छे से जान गया था इस माहौल को, इस इलाके को कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जैसे 2013 में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ लेक्चरर, ज्वाइन तो मैंने गो के कोटाबास किया लेकिन मेरा जो दिल था वो रोड के साथ जुड़ा हुआ था। जब ये कॉलेज बन रहा था उसी असना में जब मैं कोटाबास जाया करता था डेली, तो जैसे इस कॉलेज की तरफ मेरी नज़र पड़ती तो मेरा दिल करता, दिल में ख्वाहिश आती कि अल्लाह मैं मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके भेज देता तो क्यों ना मैं सलाह की खिदमत कर सकूँ। अब जैसे ही मेरी सिलेक्शन हुई मैं कोटाबास गया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यहाँ पे नहीं, वहाँ पे सर्व करना जहाँ पे ज़रूरत है। कोटाबास में तो बेटा बहुत से टीचर्स हैं लेकिन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था। तो जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होने वाला था लगभग 1 या 2 अगस्त 2014 की बात है जी, तो डायरेक्टर साहब का विज़िट था कोटाबास में इस कॉलेज की इनॉग्रेशन के लिए। तो डायरेक्टर साहब ने पूछा कि कौन रोड जाना चाहते हैं उस कॉलेज को शुरू करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला हाथ मैंने ही खड़ा किया था, सर मुझे भी नहीं, मैं जाऊँगा वहाँ पे। और उन्होंने बहुत उस वक्त खुश हुए और ठीक 1 हफ्ते के बाद मेरे उन्होंने प्लेसमेंट ऑर्डर्स कर दिए यहाँ पे और मैं फिर आपकी खिदमत में यहाँ पे हाजिर हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में कंप्यूटर लैब और बायो लैब मौजूद है या फिर इसकी कमी है?
कंप्यूटर लैब और बायो लैब ये आप जितनी भी लैब्स हैं इनका कुछ सामान पार्शली तौर पे हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स नहीं हैं, क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं वो नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से इस्टाब्लिश नहीं कर सके। और दूसरी बात, जहाँ तक कंप्यूटर कॉलेज कंप्यूटर लैब की बात, तो कंप्यूटर लैब अभी तक स्टिल कॉलेज में नहीं है। हम बार बार लिख चुके हैं गवर्नमेंट को, लेकिन कोई ऐसा सीरियस एक्शन नहीं लिया गया उसमें। हमने कोशिश की थी अपने तौर पे 3-4 कंप्यूटर्स को परचेस किया है, वो कंप्यूटर रखे हुए हैं, लेकिन वो तलबा की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज से कि बच्चों को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। सर मैं ये पूछना भूल गया था कि आपने तालीम कोटाबास के कॉलेज से ही मतलब। हाँ, मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक तक मैंने कोटाबास में तालीम हासिल की। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए चिश्तिया चला गया। चिश्तिया से FSC करने के बाद फिर कुछ हालात इस किस्म के हुए कि मैं अपनी तारीख को आगे जारी ना रख पाया चिश्तिया में। मैंने चिश्तिया को छोड़ा, वापस कोटाबास में आ गया। वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से अपने गुजर बसर करने के लिए कभी किस दर पढ़ाना पड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने BA किया। BA करने के बाद फिर मैंने MA इंग्लिश में दाखिला लिया गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भावनगर। वहाँ से मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद फिर 5-6 साल मैंने कोटाबास में एज ऑनररी लेक्चरर पढ़ाया, उसको CTI के नाम से आज जानते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने टेस्ट दिया 2009 में, वो टेस्ट क्लियर हुआ, लेकिन सिलेक्शन ना हो सकी। उस फिर मेरी SST की सिलेक्शन हो गई। SST की जॉब के दौरान ही लेक्चर की सिलेक्शन हो गई। यानी मेरी जो तालीम है बुनियादी तौर पे मैट्रिक तक कोटाबास की है, उसके बाद चिश्तिया और बहावलपुर। सर आपकी पिक्चर भी लगी हुई थी, हमने देखा सोशल मीडिया पे, था वॉल ऑफ प्राइड पे, वो किस कॉलेज में? वॉल ऑफ प्राइड में मेरे 2 जगह पे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। एक तो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर में, क्योंकि मेरी MA मेरा वहाँ से था, और दूसरा मेरी FSC जो थी वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया से थी। तो चिश्तिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉल ऑफ प्राइड में मेरा नाम है, और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर में भी वॉल ऑफ प्राइड में मेरा नाम है। सर इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में कितनी तादाद में? इस वक्त 300+ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बना था, स्टूडेंट छोड़ के चले गए थे, तो तादाद में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं मैट्रिक के, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 200+ फर्स्ट ईयर होगी। अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास मोर देन 400 हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। और सर आपको मतलब आपको क्या प्रिंसिपल है, आपको हर चीज़ का पता होता है, तो यहाँ कॉलेज में किस फील्ड के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, मतलब ICS के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, या FA के? ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो FA की तरफ आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पे रेगुलर स्टाफ का ना होना है। जिस तरह फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, तो इनके रेगुलर जो लेक्चरर्स हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। हमें जो है वो गुजारा करना पड़ता है, फिर ऐसी के नंबर दे देती हैं, तो उससे बच्चों का नुकसान नहीं होता, हम लोग प्रमोट करके आगे दूर दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल का रुझान है यहाँ पे वो हेल्थ एंड फिजिकल की तरफ, यानी आर्ट्स की तरफ है, या ICS कंप्यूटर की तरफ है। तो अच्छा, इस वक्त प्रोफेसर कितने मौजूद है गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में? हाँ, ये सवाल बड़ा तकलीफ देता है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें एक मैं हूँ एज अ प्रिंसिपल, और फिर एक मेरे पास लाइब्रेरियन है सुहेब साहिब हैं, फिर हमारे पास एक ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं उस्मान असलम साहब, वो लाहौर से हैं। तो ये कुल मिला के हम 3 उस्ताद हैं जो इस वक्त रेगुलर हैं। बाकी साथ आते हैं चले जाते हैं। कंप्यूटर के लेक्चरर आए थे, 2 साल काम किया, वो भावलपुर चले गए। फिर एक फ़िज़िक्स के लेक्चरर आए थे हुमान साहब, वो वापस रहीम याद खान चले गए। और बस यही थे तकरीबन इसकी कॉलेज की 9 साल तारीख के अंदर मैक्सिमम जो तलब जो टीचर्स आए हैं वो 5 या 6 रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी हमारी 16 सीटें जो खाली पड़ी हुई हैं, कोई आता नहीं है। सर ये बताइए कि प्रोफेसर छोड़ क्यों जाते हैं, मतलब जैसे कि इजाज़त अहमद भट्टू साहब चले गए, मुजम्मिल साहब चले गए, बिलाल साहब के चले गए, और उस्मान साहब को निकाल जाते हैं, ये क्यों, मतलब प्रोफेसर यहाँ पे क्यों नहीं रह पाते? देखें, सिंपल सी बात है, हमारे इलाके के जो लोग हैं तो वो शायद हमारे इलाके को प्रेफर नहीं करते। यानी मतलब अगर आप बात करते हैं बिलाल साहब की, अगर आप बात करते हैं इजाज़ साहब की, तो मैं अक्सर खास तौर पर ये कहा करता हूँ कि शायद बिलाल साहब की जो है वो यजमान को ज़्यादा ज़रूरत थी, वो यजमान तशरीफ़ ले गए। इजाज़ भट्टू साहब की शायद बहावलपुर को ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बहावलपुर तशरीफ़ ले गए। बाकी अगर बात करें वहाद साहब की, या बात करें नमान साहब की, या बात करें हम लोग मुजम्मिल साहब की, चूँकि वो यहाँ के नेटिव नहीं थे, मुकामी नहीं थे,
बिलाल साहब का ताल्लुक मुजम्मिल साहब का ताल्लुक उकाड़े से था, लेकिन फिर भी वो 5 साल हमारे पास हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उन्होंने अपनी बहुत सारी काबिशें जो हैं वो यहाँ पे की हैं, अपनी कोशिशें की हैं, अपना टाइम दिया है। नुमान साहब का ताल्लुक रहीम ब्याल खान से था, उन्होंने भी जाना था। फिर आप रियाज साहब की बात करें, वो पहले बात कर चुका हूँ, शायद पर्सनल कोई रीजन्स होगी, कोई मजबूरियाँ होंगी, बिलाल साहब की इस तरह नहीं होगी। लेकिन बेटा सिंपल सी बात है कि इस इलाके के इस कॉलेज को अगर आबाद करना है तो यहाँ के स्टूडेंट्स को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा तो वो BPSC क्लियर करें और इस कॉलेज को आबाद। सर इस वक्त बताइएगा कि वाइस प्रिंसिपल के अहदे पर कौन मौजूद है यूनिवर्सिटी? इस वक्त तो जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो जाहिर सी बात जो सीनियर मोस्ट हैं वही होंगे, जो सुहेब साहब हैं वो इस वक्त वाइस प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जाज़ अहमद भट्टू साहब भी वाइस प्रिंसिपल रहे, मुजम्मिल साहब भी वाइस प्रिंसिपल रहे और बिलाल साहब भी वाइस प्रिंसिपल रहे, तो सबसे अच्छे वाइस प्रिंसिपल कौन? ये आपने मुश्किल में डाल दिया। याद साहब अपनी जगह बहुत अच्छे थे, मुजम्मिल साहब भी अच्छे थे, बिलाल साहब भी अच्छे थे, लेकिन मुजम्मिल साहब थोड़े से एक्टिव थे इन दोनों की निस्बत। तीनों अच्छे थे, मेरे साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन उन्होंने किया। हम लोगों ने मिल के जो है वो एज अ फैमिली यूनिट हम लोग काम करते हैं। पहले याद साहब थे, फिर मुजम्मिल साहब है, फिर बिलाल साहब है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिलाल साहब और मुजम्मिल साहब और बिलाल साहब, इनमें मुजम्मिल साहब ज़्यादा एक्टिव था, एक्टिव रोल प्ले किया। क्योंकि वो एक दफ़ा जब चले गए थे 2022 में, तो फिर आपने अपनी कोशिशों से उन्हें वापस लेकर आए, बिल्कुल चले गए थे, तो ये मतलब बताइए कि वो किस तरह से आपने कोशिश की थी वापस आने? बस ये एक बड़ी लंबी कहानी है। हम लोगों ने चूँकि बिलाल मुजम्मिल साहब का बड़ा ज़्यादा क्लोज रिलेशन बन गया था यहाँ पर, मेरे साथ भी, बाकी स्टाफ के साथ भी, इलाके के साथ भी, तो उनका खुद का भी दिल नहीं कर रहा था वहाँ पर जाने को। मैंने उनसे एक बात ही कही थी जब वो स्टार्ट में आए थे, मैंने कहा बेटा अगर यहाँ पे आना है तो किसने दिला के आना है, वहाँ वापस जाने का सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने एज अ टीचर नहीं आना, एज अ क्या कह सकते हैं मेंटर आना है और संभालना इस इलाके को। इस इलाके को बहुत ज़रूरत है टीचर्स की। उन्होंने क्या काम किया, एक दो दफ़ा उन्होंने कोशिश भी की ट्रांसफ़र करवाने की, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि जब आपका ट्रांसफ़र होगा उकाड़ा में तो मैं खुद आपको छोड़ के आऊँगा। अगर आप आगे पीछे कहीं गए तो शायद मैं आपको ना वहाँ करूँगी। तो अब उनका ट्रांसफ़र हुआ बसीरपुर, वो इलाका भी इतना अच्छा नहीं था, डेंजरस सा था। मैंने उसे समझाया कि बेटी यहाँ पर नहीं करना, जब आप रोड से आपने बाहर जाना ही है तो क्यों ना अपने इलाके में जाओ। तो कोशिश करके हमने उनका ट्रांसफ़र रिवर्स करवाया और 1-1.5 साल के बाद जब उकाड़ा में सीट फ्री हुई फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र। सर हमने देखा था जब मुजम्मिल साहब यहाँ पे थे तो वो तमाम इवेंट्स अपनी निगरानी मतलब करवाते थे, तो आप जो जब वो चले गए हैं तो अब मतलब जिसकी आपकी निगरानी में इवेंट्स होते हैं जैसे कि वेलकम पार्टी या फेयरवेल पार्टी, बाकी भी कल्चर डे वगैरह होते हैं, तो आप नहीं देखें, मेरे जो मामला होते हैं वो ऑफिस के अंदर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉलेज है, बड़ा अदारा है, इसमें भी हर बंदा जो अपनी अपनी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अदा करता है। अभी जो रिसेंट पार्टी हुई है इसमें जो सबसे बड़ा किरदार था वो वलीद साहब का था, जो हमारे पास सीधे कंप्यूटर का था। उनका बहुत अच्छा रोल था। बिलाल साहब ने अपनी जगह पर रोल प्ले किया था, लेकिन चूँकि सारे के सारे दोस्त हम लोग जो हैं वो मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं, तो गाइडलाइन देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और उनको मॉनिटर करना भी बनता है, लेकिन सारी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं अकेला नहीं निभा पाऊँगा। इसलिए मैं यकीन रखता हूँ कि पावर जो है वो तकसीम हो, काम डिवाइड हो, ताकि अच्छे तरीके से हो सके। सर ये बताइएगा कि हुकूमत से कितना फंड मिलता है इस गवर्नमेंट एसोसिएट को? हाँ, गवर्नमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ हमें जो है वो बिजली के बिल की मद में पैसे देती है या स्टेशनरी के मद में पैसे देती है, या इसमें वाटर का बिल होता है, 5-4 और अकाउंट्स हैं जिसमें अदर्स के कुछ अकाउंट्स हैं। अगर कुल मिला कर देखा जाए तो गवर्नमेंट हमें बहुत कम सपोर्ट करती है इस हवाले से, जो देख कर लें किस तरह ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात होती है। बाकी हम लोग खुद मैनेज करते हैं, स्टूडेंट की जो फ़ी होती है उसमें से जो जनरल फंड होता है या उसमें जो वेलफेयर फंड होता है उसके ज़रिए हम लोग काम करते हैं। आपने देखा है कि 2 सालों के अंदर आप यहाँ पर रहे भी हो, एक स्वीपर है यहाँ पे, तारिक उसका नाम है, उसको हम लोगों ने प्राइवेटली हायर किया हुआ है नीड बेस के ऊपर। उसे पर मंथ हम लोगों ने 15,000 देना होता है। तो वो वेलफेयर फंड 50 रुपये बच्चे का जमा होता है पूरे साल का, यानी 1-2 सालों का बच्चा 100 रुपये बनता है, 200 स्टूडेंट्स में तो 20,000 बनता है मैक्सिमम, तो उसकी 1 माह की सैलरी होती है। तो बड़े मुश्किल से हम लोग गुजारा करते हैं, वो भी जिस तरह मैनेज करते हैं हम लोग दिन कर लेते हैं। सर जो एडमिशन फीस दी जाती है जब वो भी क्या है कॉलेज पे ही मतलब? नहीं, एडमिशन फ़ीस के मामले में 2 चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं कॉलेज के फंडात और कुछ होते हैं बोर्ड की फ़ी होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आ जाती है,
बोर्ड के और लवाजमात होते हैं। लेकिन अगर हम लोग 4000 लेते हैं जिसमें 4000 में से 1500 2000 ये हम लोग बोर्ड में जमा करवा देते हैं और बाकी मान लो जो फंड्स होते हैं वो कॉलेज के डिफरेंट फंड्स में चले जाते हैं, जिस तरह की साइंस ब्रेकेज है प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए, फिर उसमें मेडिकल फ़ंड है, फिर उसमें वेलफेयर फ़ंड है, उसमें जनरल फ़ंड है, उसमें मुख्तलिफ 15-16 फंड बनते हैं, 50 रुपये किसी में 60 रुपये किसी में 180 रुपये, जिसका स्पोर्ट्स फंड होता है। अब हमारे पास स्पोर्ट्स फंड में 180 रुपये पर स्टूडेंट भी जमा होते हैं, ठीक है। अब वो जो एक इवेंट होता है साल के अंदर स्पोर्ट्स का, उसमें जितना खर्चा होता है वो उससे ज़्यादा होता है बाबू का। लड़कों को भेजना भी है, उन्हें आना जाने का किराया उसका होता है, सारा कुछ होता है उसमें, किट्स वगैरह होती हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कॉलेज के ऊपर ही लग जाती हैं। सर इस कॉलेज ने क्रिकेट या फिर किसी और खेल में अपना नाम पैदा किया है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पिछले साल की बात है कि हमने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे दूसरी पोजीशन हासिल की थी क्रिकेट में, फिर हम लोग डिवीजन में जाकर खेले। डिवीजन में भी गालिबन हमारी जो है वो 3rd पोजीशन पर थी। यानी एक छोटे से इलाके के कॉलेज के क्रिकेटर्स इतने अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन ग्रूम करने वाला कोई नहीं है। तो जो हमारे साथ वहाँ पे हुआ था वो मैं आपको नहीं बताऊँगा वहाँ पे क्या हुआ था, वरना शायद हम लोग ये नहीं कर पाते। आप शायद उसका हिस्सा हो तो आपको बेहतर पता होगा। वैसे सिर्फ क्रिकेट है या फिर और भी बहुत सी गेम? हाँ, हमारी तो कबड्डी बड़ी मशहूर है, पूरे इलाके में मशहूर है कबड्डी। गवर्नमेंट कॉलेज रोड की कबड्डी अच्छी है, हमारा फुटबॉल बहुत अच्छा है। तो ये इलाके के लोग हैं बड़े अच्छे, ऐसे कबड्डी से मोहब्बत करने वाले, फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, CTIs के बारे में बात करेंगे। CTIs आप खुद अपॉइंट करते हैं या फिर गवर्नमेंट की जानब से होती है? ये CTIs का आता है क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हम लोगों ने इश्तिहार देना होता है, जितनी हमारी सीटें एलोकेट की जाती हैं हम पहले डिमांड बना के भेजते हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स फ़लाँ सब्जेक्ट हैं, इतने फ़लाँ सब्जेक्ट हैं और हमें फ़लाँ CTIs चाहिए। एज़ फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का ज़रूरी होता है, केमिस्ट्री का ज़रूरी होता है, फिजिक्स का है, कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है। तो जितने स्टूडेंट्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग डिमांड बना के भेजते हैं और फिर वो हमें ये कह देते हैं कि आप इतने CTI और इन सब्जेक्ट के चूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर इश्तिहार आता है, इश्तिहार में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक भी मार्क्स लगते हैं। यानी एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ क्राइटेरिया, ऐसे क्राइटेरिया मेरिट इसको कहते हैं। तो मेरिट के मुताबिक ही हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट मेरिट नहीं होता है। यानी जो मेरिट पे आएगा वही सिलेक्ट होगा, भले वो जो है वो जवाबनी से है, भले वो रोड से है, भले वो बहावलपुर से है, मोटापा से जहाँ से। जो अप्लाई करेगा वो क्राइटेरिया पे आएगा और जो टॉप पे होगा उसे हम अपॉइंट कर देंगे। सर हर साल मतलब हर सब्जेक्ट के होते हैं CTI या फिर कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा ये होता है, ये अब फंड्स पे नज़र बात होती है, गवर्नमेंट के पास फंड्स कितने हैं। हम लोग हर साल 9 या 10 CTIs की डिमांड करते हैं, लेकिन हम मिलते हैं कितने, 6 या 7, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। बाद में हम इस्लामियत का मांगते हैं, लाजमी सब्जेक्ट है लेकिन वो नहीं देते, क्योंकि फंड्स नहीं है पीछे। यानी हमें मैक्सिमम जो मिले हैं वो 7 मिले हैं। हालांकि हमारे पास तादाद जो है वो ज़्यादा है, टीचर्स हमारे जो पोस्टें ज़्यादा वेकेंट हैं, लेकिन वो नहीं देते। अब उनकी मर्ज़ी है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे समटाइम्स। सर जिन सब्जेक्ट के CTIs नहीं आ पाते तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, वो किस तरह, वो दूसरे जो CTIs हैं या दूसरे जो टीचर्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाना पड़ती हैं। एज़ फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ में सिलेक्ट हुआ है, वो अरबिक भी पढ़ा लेता है, ठीक है, साथ में सिविक्स भी पढ़ा लेता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड आर्ट्स का होता है। इसी तरीके से बताइएगा कि एक CTI बार बार भी आ सकती है या फिर एक ही बार अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं, CTI किसी भी कॉलेज में तो अपॉइंट हो सकता है, बार बार भी वो अपॉइंट हो सकता है अगर उसके मुकाबले में कोई जो है वो ना आए। यानी वो अगर तो टॉप पे आ रहा है नंबरों के हवाले से, उसकी जो ग्रेडिंग है उसकी डिग्री की वो टॉप पे है, तो भले वो लगातार 5 साल भी सिलेक्ट हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सोशल कॉलेज में क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है या फिर नहीं? गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरोड़ बेटा आपको पता है कि 6 एकड़ पर मुश्तमिल है। अब 6 एकड़ पे जो 2 एकड़ हैं इसके वो गालिबन सारे के सारे बने हुए हैं। 4 एकड़ की ज़मीन है वो भी स्कैटर्ड है, कुछ छोटा सा ग्राउंड एक तरफ, छोटा सा ग्राउंड एक तरफ और एक तरफ वो लंबूतरा सा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर शेप है वो नहीं है। आपने यहाँ पे देखेंगे जो आज प्रॉपर शेप नहीं है, तो हमने बड़ी कोशिश की है। पीछे वाले 2 एकड़ ज़मीन फ्री पड़ी हुई है, पहले कॉलेज के नाम थी, बाद में वो दे दी गई थी थाने को, लेकिन थाना चूँकि अपनी प्रॉपर जगह पर बन चुका है इसलिए वो ज़मीन हमें दोबारा से एलोकेट हो गई है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में आप देखेंगे कि इसको भी हम लोग कॉलेज का हिस्सा बनाएंगे और वहाँ पर भी ग्राउंड स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी ज़मीन खाली पड़ी है क्या यहीं पे मतलब मिल जाती है?
नहीं, क्रिकेट के लिए हमें दूसरे ग्राउंड में जाना पड़ता है, कई भी गाँव हैं वहाँ पे जाना पड़ता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। इदारे के अंदर जो कि ग्राउंड छोटी है और इर्द गिर्द जो है वो आबादी भी है, तो बॉल्स के जाने का मसला भी है। फिर हम लोग समझते हैं कि वो हम लोग क्यों तंग करें किसी को, इसलिए ग्राउंड में जाना कोई पसंद है। सर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट सोशल वर्क में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमारे पास क्लास बोर्ड के मुलाजमीन नहीं है। अभी रिसेंटली 21/7/2023 को जो बाकी बचने वाली पोस्टें थी जिस पर बंदों ने अपॉइंट होना था, गवर्नमेंट ने वो भी वापस ले ली। इस वक्त हमारे पास 14 सीटें खाली पड़ी हुई थी और वो 14 की 14 गवर्नमेंट ने वापस ले दी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि हमारे पास इतना वो फंड्स वगैरह नहीं है, वो अबॉलिश कर दी गई है। अब यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट भी नहीं हो सकती, तो इसी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स 2019 तक था, 2019 के बाद से गवर्नमेंट ने सारा चेंज कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड फिलहाल नहीं है। सर शजरकारी मुहिम भी होती है कॉलेज में? हाँ जी बिल्कुल होती है, शजरकारी मुहिम बिल्कुल होती है, लेकिन वो ऐसी होती है कि पौधे लगाना मुश्किल बात नहीं होती। मौसम हाँ, पौधे लगाना मुश्किल बात नहीं होती, असल में उन पौधों की आबियारी करना मुश्किल है, उनको जो है उनका ख्याल रखना मुश्किल है। अब यहाँ पे सिर्फ दिन में एक मुलाजिम होता है क्लास 4 का, वो भी लेबॉर्ट्री जो है असिस्टेंट है, और एक रात को चला जाता है हमारे टर्बाइन के ऊपर जो कि नहर पे वाक़ है। तो दो ही कॉलेज के अंदर क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, और दोनों के दोनों जो है वो रात को एक होता है टर्बाइन पे और एक होता है कॉलेज में। तो अब पौधे हम लगाते तो हैं जितना हमसे हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2019 से पहले की यहाँ पे जो है चीज़ें देखें तब क्या था, 2019 के बाद की कॉलेज की हालत क्या है, तो आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शजरकारी यहाँ पे होती है या नहीं होती। हम भरपूर कोशिश करते हैं अपनी करने की। सर आप प्रिंसिपल है तो आपको हर चीज़ का पता होता है, ये बताइए कि कॉलेज में इस वक्त की चीज़ों की कमी है जो लाना ज़रूरी है, आपको लगता है कि जो होनी चाहिए? सबसे पहले स्टाफ की कमी है, क्योंकि बिल्डिंग्स का होना इतना अहम नहीं है जितना उस बिल्डिंग को चलाने वाले का होना अहम है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पैराफ्री कॉलेजेस हैं, ख़ासतौर पे जो देहातों में कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो बंदा अपॉइंट होकर आता है उसको कम से कम 5 साल के वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, तो 5 साल तक अपना तबादला ना कर रहा है। फिर जिन इलाकों के अंदर बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं शहरों के अंदर, वहाँ पे सरप्लस टीचर्स बहुत हैं, यानी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 8-9 टीचर्स हैं, और वहाँ पे उनको एक लेक्चर भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता STR के मुताबिक। अब STR के मुताबिक टीचर्स को वहाँ से निकाला जाए और पैराफ्री के जो कॉलेजेस हैं, जो देहाती कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, सजेशन हो सकती है। यानी पहली बात जो आप कह रहे हैं मौसम कि पहली बात तो ये कि पहली चीज़ हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज़ हमें क्लास 4 के मुलाजमीन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें स्वीपर है, जिसमें माली है, जिसमें चौकीदार है, जिसमें नायब कासर है, जिसमें लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स हैं। तीसरी हमारे पास क्लर्क्स भी नहीं है, यानी बाद क्लर्क का काम भी प्रिंसिपल करे, चौकीदार भी प्रिंसिपल हो, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट भी प्रिंसिपल हो, हर चीज़ का काम इस वक्त प्रिंसिपल के जिम्मे है। आप लोगों ने भी 2 साल देखा होगा तो बहुत कम ऐसा होता है कि सारा काम प्रिंसिपल खुद कर रहा होता है। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो प्रिंसिपल जाकर देख रहा है उसको, हर चीज़ को देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली हुई है पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर फर्नीचर की तो कमी नहीं है ना? फर्नीचर यार ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। हमारे पास 400 चेयर्स हैं और मज़े की बात हमारी एक भी नहीं है। 200 चेयर्स हमने ली हुई हैं विमन कॉलेज फतेहाबाद से, 100 चेयर हमने ली हुई है ग्रेजुएट कॉलेज फतेहाबाद से, और 100 चेयर है हुरनाबाद ग्रेजुएट कॉलेज की। यानी कि इस कॉलेज की अपनी एक भी चेयर नहीं है। ये भी हम पता नहीं कितनी दफ़ा लिख के दे चुके हैं, जब वो बार बार हमें कहते हैं मिसिंग फैसिलिटीज़ की आप मेल भेजें, तो हम लोग उसमें लिख चुके हैं कि हमारे पास अपनी फर्नीचर नहीं है, हमारे पास अपनी लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास लैब नहीं है, तो हमें फुली जो है मुकम्मल तौर पर फर्निश किया जाए कॉलेज को। लेकिन फिर वो बात एक कान से सुनी जाती है और दूसरे से निकल जाती है। हम स्टिल फर्नीचर की भी ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, और कॉलेज की स्टाफ की भी ज़रूरत है, जो फौरी होना चाहिए। सर इन कमियों की होते हुए भी क्या आपको लगता है कि इस कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कंपैरिजन किया जा सकता है, दूसरे बड़े जो कॉलेज हैं? हाँ, एक हवाले से किया जा सकता है और बड़ा ज़बरदस्त किया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो यहाँ पे स्टाफ की कमी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज की कमी, यहाँ पे हर चीज़ पे कमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा कॉलेज है रिजल्ट्स के एतबार से
कभी डिवीजन में पहले नंबर पे होता है, कभी डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पे होता है। तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है वो डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में हम किसी न किसी पोजीशन में हैं। 2 साल लगातार हम लोग डिवीजन टॉपर्स रहे हैं, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि इस कॉलेज से कितने स्टूडेंट्स निकल के स्कूल की खिदमत कर रहे थे, क्या आप नाम लेना चाहेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वालों बाहर लगी हुई है, अराउंड 20 स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, जिसमें बी फार्मिस्ट भी हैं हमारे पास, लॉयर्स भी हैं हमारे पास, फिर पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद मिशन ऑफिसर भी बन चुके हैं आर्मी के अंदर। तो हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें शकील एक लड़का है, फिर एक और लड़की का नाम रेजिडेंस से निकल गया, वो गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग के अंदर, एक जो है वो रेसलिंग के अंदर, या उसमें मतलब क्या हुआ कि इस इलाके में टैलेंट बहुत है। शकील एक लड़का था, बहुत अच्छा कबड्डी खेलता था, पीवी गाँव 318 या शाहजहां का था, तो वो भी आर्मी में सिलेक्टेड है एज ए कबड्डी प्लेयर। शकील जो है क्रिकेट प्लेयर है, वो अब वो वहाँ पर जाकर बॉक्सिंग कर रहा है और 2 दफ़ा उसने गोल्ड मेडल दिया। इस तरह एक लड़का ताहिर हनीफ है, इस तरह का नाम है उसका, नाम निकला है क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा, रात के दिन में तो बताइएगा, बाल नबी शकील है वही। तो वो ये हमारे मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ से निकल के इसी कॉलेज में टीचर हो या फिर कहीं और भी यहाँ? हाँ, यहाँ से निकल के एक बच्चा आया है हमारे पास, उसने भी रिसेंटली मास्टर्स किया है, BS किया है मैथमेटिक्स में, सैफुल रहमान। वो हमारे पास यहाँ पे एज आ टीचर भी पढ़ा रहा है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह करे उसकी सिलेक्शन हो, तो जैसे ही पोस्टें आएंगी लेक्चर्स की वो बच्चा ज़रूर इंशाल्लाह इसमें अप्लाई भी करेगा, और दुआएँ उसके साथ हैं हमारी, वो लेक्चर सेलेक्ट होकर यहाँ पे आएंगे। तो आप बताइए कि कितने यूथ आ रहे हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर नए आ रहे हैं? नए प्रोफेसर्स के आने का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन जो होती है ये पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं लाहौर में, और फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उनसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, तरजीह मांगी जाती है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वो 3 अपनी चॉइसेस दे देते हैं कि हम लोग यहाँ जाना चाहते हैं। आजकल तो सिर्फ एक चॉइस ही होती है, क्योंकि यहाँ का इलाके को बंदा ही नहीं होता, इसलिए वो हर बंदा कोशिश करता है कि अपने घर के जितना करीब हो वो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मुरोर के कॉलेज के में कोई आता इसलिए नहीं है कि दूर है, फिर ये बॉर्डर एरिया है, फिर ये सबसे रिमोटेस्ट एरिया है। हर किसी की कोशिश ये होती है कि वो पोश एरिया में जाए जहाँ पे सहूलतें हों, जहाँ पे सहूलतों के नाम से सबको पता है कुछ भी नहीं है, यहाँ से लोग जाना पसंद करते हैं, यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। सर पिछले साल मेरे ख्याल में आपने ये कहा था कि मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। हाँ, मैथ और उसमें ये था कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, फिजिक्स के टीचर ने भी किया था और मैथ के टीचर ने भी किया था। उन्होंने मैथ और टीचर ने रोड को चूज़ कर भी लिया था, अपनी प्रेफरेंस दे दी थी, लेकिन उसे किसी ने बताया कि आप इस तरह कोई मेथड अख्तियार करें तो आप अपने घर के करीब जा सकते हैं। उसने जाहिर सी बात है कोई रेफरेंस ढूंढा, इस तरह भी किया जो भी किया, तो उसने अहमदपुर, उसका अपना गांव था, शहर था, उसके साथ ही एक गाँव था, वहाँ पे कॉलेज था, वहाँ पे उसने अपनी प्रेफरेंस चेंज करवा ली, वो उधर चला गया था। और फिज़िक्स वाला जो लड़का था उसकी सिलेक्शन हो गई थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एज ए लेक्चरर, तो वो फिर इसने हाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेक्चरशिप को छोड़ के वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर सिलेक्ट हो गया। तो सर आप सुनने वालों को खुशखबरी सुना रहे हैं कि कितने सालों में तमाम प्रोफेसर आ सकते हैं, क्या लगता है? सुनने वालों को खुशखबरी तो नहीं हम कह सकते, सुनने वालों को ये कहें तो दुआ करें कि आपके इलाके के जो लड़के हैं वो लेक्चर सेलेक्ट हों और वो यहाँ पर उस कॉलेज में हैं। तो हम ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कब तक ये पूरे हो जाएंगे। अभी फिलहाल रिसेंटली जो 2022 में सिलेक्शन हुई हैं उसमें तो हमारे पास एक बंदा भी नहीं आया। अब ये 3 साल के बाद सिलेक्शन नॉर्मली होती हैं, 22 के बाद अब 25 में दोबारा से ऐड आएगा होपफुली, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन 25 तक तो कम से कम कोई बंदा नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट थोड़े से होश के नाखून ले ले और वो रैशनलाइजेशन कर दे कि STR के मुताबिक बड़े टीचरों, बड़े कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनको मुंतकिल कर दे गाँव के जो है कॉलेजेस के अंदर, फिर तो हो सकता है, वरना 2025 तक कोई चांस नहीं होता। सर आप भी अपनी कोशिश करते हैं हर साल मतलब कोई टीचर्स यहाँ पे आए? ये आपके जो लाइब्रेरियंस हैं, सैयद अली इस वक्त वाइस प्रिंसिपल हैं, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस दुनिया पर दी हुई थी। मुझे पता चला कि ये हमारे करीब ही गाँव है 338 4 यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो मैंने इनको अप्रोच किया, इनसे बात की कि आपके कॉलेज को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपके इलाके को ज़्यादा ज़रूरत है, दुनिया भर में तो और भी लोग आ जाएंगे।
तो उन्होंने खैर मेरी बात का मान रखा और वो यहाँ पे ज्वाइन कर गए। कोशिश तो हमारी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसी तरह रिसेंटली एक और सिलेक्शन हुई है यहाँ पे हमारे रोड से, आफर मुसलमान साहब लेक्चर इस्लामिया सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि हमारे पास इस्लामिक की सीट नहीं थी, 17 की खाली 18 की पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने कोशिश अब करना शुरू की हुई है कि उस 18 वाली सीट को 17 वाली सीट में डाउनलोड करें और उनको ट्रांसफ़र करवाएं। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश कभी मिलेगी कि वो आगे पर हो गया। सर इससे पहले मुस्तकीम साहब भी मेरे ख्याल में पढ़ाते रहे इस्लामिक, उनके वाले साहब हैं। मुगलाब और जो मुस्तकीम साहब थे वो चूँकि डेली वेजर थे हमारे पास, तो जैसे CBI की सिलेक्शन हुई तो उनकी सिलेक्शन ना हो पाई, उनके मार्क्स कम थे, तो लिहाजा फिर उनकी जगह पर और टीचर आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर दिया।